में जज्बात कई बार बड़े बड़े मुद्दों को हवा में उड़ा देते हैं। 1977 में जब जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस तिनके की तरह बह गई, तब जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी सरकार को आगाह किया था कि बदला की भावना से कोई काम मत करना। मोरारजी देसाई नहीं, इंदिरा गांधी को सरकार ने गिरफ्तार करवाया और नतीजा ये रहा कि जनता पार्टी का सिर्फ 2.5 साल में सत्यानाश हो गया। 2004 में भी एनडीए ने यही गलती की। इंडिया शाइनिंग की लहर पर सवार बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर प्रहार किया और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस बार बीजेपी मोदी लहर पर सवार है और जोश में आकर बीजेपी के तमाम नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साध रहे हैं। चुप थी, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने पति और परिवार को जलील करने का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। रायबरेली में प्रियंका का बयान अब बड़ी बहस का मुद्दा है कि ये प्रियंका का दर्द है या फिर कांग्रेस की स्टार प्रचारक का मास्टर स्ट्रोक। तो मुझे भी जितने जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी परिवार के लिए वोट मांग रही हैं। वो पहले भी ऐसा करती रही हैं, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने रायबरेली में वोटरों के बीच जो कहा, वो प्रियंका क्या गांधी नेहरू परिवार ने कभी नहीं कहा था। कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। प्रियंका गांधी अपने परिवार के राजनीतिक गढ़ में जनता से अपनापन दिखाती रही हैं। मेरे परिवार को बहुत दिया है। विरोधियों पर तीखे तीर चलाने में भी वो कभी पीछे नहीं रही। Views in the last election about certain things, and I don't agree with them. I strongly disagree with those views, and I feel that it's a betrayal of my family. लेकिन इस बार उन्हें परिवार और पति की इज्जत का वास्ता देना पड़ा। ये नौबत क्यों आई, ये सबको पता है। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है। मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। इस चुनाव में गांधी नेहरू परिवार से प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर ही किए जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सरकार की शह पर जमीन सौदों से अनाप शनाप कमाई की। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। ऐसा कोई नौजवान है क्या कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए? है भाई, ऐसा कोई जादूगर है? हालांकि मोदी ने सत्ता में आने पर वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई का कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती लगातार दहाड़ रही हैं कि वो वाड्रा को जेल भिजवा कर ही दम लेंगी। ये आप पक्का मानिए, एनडीए की सरकार आएगी तो सोनिया जी के जवाई बाबू जेल के अंदर जरूर हों। अब बड़ा सवाल ये है कि कहीं प्रियंका के दुख की वजह बीजेपी नेताओं की ओर से रॉबर्ट वाड्रा को मिल रही धमकी तो नहीं है। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। जो उस व्यक्ति सस्ते और घटिया इल्जामात लगाएगा, इस देश के लोग वो श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर जवाब देंगे। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है तो हमें बता दें। केवल उनकी शादी अगर प्रियंका गांधी से हुई इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए। प्रियंका का बयान सुनकर तो यही लगता है कि वो अपने दिल का दर्द रायबरेली और अमेठी की जनता को बता रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि चुनाव के मौके पर ऐसे जज्बाती बयान कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करते रहे हैं, खासकर तब जब विरोधी दल की किसी लहर की हवा निकालनी हो। 2004 में यही हुआ था। इंडिया शाइनिंग की पूरी लहर सिर्फ इसलिए हवा हो गई क्योंकि तब बीजेपी के नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को तूल दे दिया था। एक वंश की भक्ति करने में हरियाणा में भी
बाप बेटे का कारोबार चल रहा है, दिल्ली में मां बेटे का कारोबार चल रहा है, और उसमें कुछ कमी पड़ रही थी तो दामाद जी का खेल चल रहा है। इस बार मोदी लहर पर सवार बीजेपी फिर गांधी नेहरू परिवार पर निजी हमले कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा पर ऐसे हमले पिछले 2-3 साल से जारी हैं, लेकिन गांधी परिवार के किसी सदस्य ने इस पर ना तो अपना दुख सार्वजनिक किया और न ही कोई पलटवार किया। अब मतदान से ठीक पहले प्रियंका गांधी का बयान रहस्य बनकर आया है कि ये एक बेटी, बहन और पत्नी का दुख है या फिर कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की रणनीति का मास्टर स्ट्रोक। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। रायबरेली में विपिन चौबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मुझे दुख होता है। तो क्या वाकई जलील किया जा रहा है प्रियंका गांधी और उनके परिवार को, या फिर ये प्रियंका गांधी का एक मास्टर स्ट्रोक है सहानुभूति बटोरने के लिए? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु, सीपीआई की तरफ से अमरजीत कौर जी, वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीपी राय जी। सबसे पहले कैप्टन अभिमन्यु, आप लोग जलील कर रहे हैं प्रियंका गांधी और उनके परिवार को, ये आरोप है उनका। दीपक जी, इस देश की राजनीति में सर्वाधिक प्रताड़ना का शिकार अगर कोई राजनेता पिछले समय में हुए हैं तो वह श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस पार्टी ने किस किस प्रकार के क्या क्या आरोप उन पर नहीं लगाए, और आज प्रियंका जी ने जो बात कही है, बात सही है कि किसी भी व्यक्ति के संबंधी के बारे में कोई बुरी बातें सामने आएंगी तो दुख होता है, दुख होगा, वो जलालत सहन करने को विवश होना पड़ता है। यह रॉबर्ट वाड्रा जी, प्रियंका जी के जो पति हैं, वह कोई एक निजी व्यक्ति नहीं है, वह एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं, जिनको भारत की सरकार ने अपने सरकारी खजाने से स्पेशल स्टेटस के कारण से वीवीआईपी सुरक्षा मुहैया करवाई हुई है। देश का कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो या कोई टोल टैक्स हो, उसके ऊपर तमाम वीआईपी जो एग्जेम्प्टेड की सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम कोई पूरे देश के अंदर दिखाई देता है तो श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा जी हैं। और ये देश को सवाल जानने का, ये पूछने का ये हक भी है कि कैसे उन्होंने इस परिवार के अपनी नजदीकियों का लाभ उठाते हुए महज 1 लाख रुपए की पूंजी से शुरुआत करके 3 वर्ष में 300 करोड़ रुपए का कारोबार उन्होंने अपनी नेटवर्थ को खड़ा किया है। कौन सी बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री, और जिसकी जिक्र, जो वाड्रा मॉडल का जिक्र आज वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी मैगजीन, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन की बिजनेस मैगजीन है, उसी अमेरिका की मैगजीन, जिस अमेरिका ने कभी अगर मोदी जी को वीजा नहीं देने की बात कहीं पर आती थी तो कांग्रेसी लोगों की बातें खिल जाया करती थी, और वो अमेरिका के हवाले से कहते थे कि अमेरिका जैसा देश भी आज मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा है, जो बड़ी खूब कूद करके बातें कहा करते थे। उसी अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल मैगजीन ने आज ये आरोप लगाए हैं, वाड्रा मॉडल ऑफ बिजनेस का जिक्र किया है। तो प्रियंका जी को दुख होना स्वाभाविक है कि अमेरिका की इतनी महत्वपूर्ण मैगजीन में भी आज उनके पति के क्रियाकलापों की चर्चा हो रही है। क्या दुख अशोक खेमका के परिवार को नहीं हुआ था, जिनको कितनी प्रताड़ना का शिकार झेलना पड़ा, केवल मात्र इसलिए कि उन्होंने कानून की पालना करने का आदेश दिया, केवल मात्र इसलिए कि कोई गलत काम हो रहा था, उस गलत काम को रोकने का उन्होंने आदेश जारी किया। लगातार उनके परिवार को उन्होंने टेलीविजन पर आकर के रो करके कहा कि मैं अपनी बूढ़ी मां, मैं अपने पत्नी, अपने बच्चों को लेकर के इस नौकरी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहां पर जा सकता हूं। उनको अशोक खेमका का दुख नजर नहीं आया, उन हजारों किसानों का दुख नजर नहीं आया जिनकी जमीन को औने पौने दाम पर लेकर के इतना बड़ा ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक एग्जाम्पल, एक मॉडल एक देश के सामने खड़ा किया है। अच्छा होता कि प्रियंका जी, उनके निजी दुख में उनको जो तकलीफ हुई है वो तो अपनी जगह पर वो सही है, लेकिन जो देश को तकलीफ झेलनी पड़ी है उसका जवाब तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को देना ही पड़ेगा कि क्यों देश की सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग, जो बड़े लोग हैं, और ये हमारे दर्शन में ये शुरू से आता है कि जो बड़े लोग हैं उनको उच्च मानदंडों के ऊपर अपने जीवन को
परखना चाहिए, जीवन मूल्यों पर जीना चाहिए और देश के सामने, जनता के सामने पारदर्शी ढंग से जीवन जीना चाहिए। ये देश को जानने का हक है। मीम अफजल साहब क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, मैं इनका जवाब इसलिए कोई खास तरीके पर नहीं दे रहा हूं कि पुरानी जो इनकी घिसी पिटी बातें हैं उसको दोहरा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही है कि गोबल्स की तरह एक झूठ बार बोलिए, लोग उसे शायद सच समझने लगेंगे। अभी जो कैप्टन साहब ने बड़ी लंबी तकरीर की है, ये तकरीरें हम बहुत सुन चुके हैं। और आज प्रियंका जी ने चंद जुमले बोले हैं तो इनके होश उड़ गए हैं, इसलिए कि उन्होंने कुछ इशारतन ये भी कहा है कि आप हमको मजबूर ना करें। जिस तरह से आप एक इज्जतदार खानदान को, जिसकी कुर्बानियों से ये देश आशना है अच्छी तरह से, उसके बारे में जिस किस्म की गुफ्तगू आप लोग करते हो, जिस तरह से वो शहजादा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं आप लोग। हालांकि मैं आज आपको ये बता दूं कि वो शहजादे का मतलब भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। शहजादा का मतलब होता है शाह का लड़का, शाह का बेटा। राहुल गांधी शाह के बेटे नहीं है, शहीद के बेटे हैं। बेहतर होगा मोदी जी आइंदा से उन्हें शहीद ज्यादा कहना शुरू कर दें, चूंकि उनके बाप जो है शहीद थे और उनकी दादी भी शहीद थी, और ये पूरा देश मानता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को अगर उल्टा करके खंगालेंगे ना अगर ऐसे भी, तो एक भी शहीद ज्यादा इनके यहां नहीं निकलेगा, न जंग आजादी से पहले और न जंग आजादी के बाद। ये बात ठीक, देश का ठेका लेने के चक्कर में उस खानदान के ऊपर अपील जी, ये बात ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात, ये बात ठीक है, लेकिन सवाल वही है कि 1 लाख से 300 करोड़ तक कैसे? रॉबर्ट वाड्रा 1 लाख से 300 करोड़ तक कैसे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 300 करोड़ का आंकड़ा किससे लिया? आप जवाब तो दे दीजिए, कहां से आया इनके पास? बाद में पूछ लीजिएगा, आपको ये जवाब तो दे दीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा साहब को 1980 के अंदर बेस्ट एक्सपोर्टर का खिताब भी मिला था। मेरे ख्याल में जिसको बेस्ट एक्सपोर्टर का खिताब मिला हो उसकी संपत्ति 11 साल की उम्र थी उस वक्त। अब ये कहां से आंकड़े 11 साल थी मीम अफजल साहब। कैसे इन्होंने, मेरे ख्याल में उम्र 11 साल थी 1980 में इन्होंने इसका, सुनिए मेरी बात, उनके खानदान की बात कर रहा हूं मैं साहब को, मुझे भी मालूम है कि उनकी उम्र 11 साल थी। आपको बता रहा हूं उन्होंने जिस खानदान की आप बात कर रहे हैं, मुरादाबाद अपने पिता को इश्तहार दे करके, विज्ञापन दे करके उन्होंने अपने पिता से अपने आप को अलग कर लिया था। ठीक है, कर लिया था तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते तो उस खानदान का जिसका हवाला दे रहे हैं 1 लाख रुपए थी। ये आपने कहां से, किसी आरएसएस की लेबोरेटरी से ये सब रिसर्च करके निकलवाया है? और आपकी आरएसएस की लेबोरेटरी जो है, सर्च कर लीजिए। कौन-कौन सी? ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है। मीम अफजल साहब, ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है। ये तो मुझे मालूम है, ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है उनकी कितनी संपत्ति है। ये जर्नल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर इनको तकलीफ है तो कानून का सहारा लें, कोई केस करें आकर के अदालत में कि इनकी 300 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनके बोलने से, किसी अखबार के लिख देने से 300 करोड़ की संपत्ति थोड़ी हो जाती है। और जिस तरह से पर्सनल हमले कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने परहेज किया है अभी कि मोदी जी के एक बात कहूं, खानदान पर हमले नहीं किए। रोजाना बाप बेटा और बहू ये सब बातें करते रहते हैं वो। मीम अफजल साहब को, अब मसला ये है कि मोदी जी के पास समझने का दर्द ही नहीं है, ना उनकी कोई बेटी है। मैं आपकी अनुमति से हमारे मित्र मीम अफजल साहब को बताना चाहूंगा कि उनको एतराज है, उनको एतराज है कि मोदी जी शाहजादा क्यों कहते हैं, लेकिन क्या उनको इस बार पर एतराज नहीं है कि कोई मोदी जी को हिटलर कहता है, कोई हत्यारा कहता है, कोई गुंडा कहता है, कोई तानाशाह कहता है। इस बात पर उनको एतराज नहीं है। शहजादा तो सम्मान सूचक शब्द है, शहजादा तो सम्मान करने का शब्द है, लेकिन आप तो गालियां देते हैं। लेकिन भगत सिंह को याद करते हो नहीं करते हो?
कभी कुर्बानी को इस बात पर उनको ऐतराज नहीं है। शहजादा तो सम्मान सूचक शब्द है, शहजादा तो सम्मान करने का शब्द है, लेकिन आप तो गालियां देते हैं। शहीद भगत सिंह को याद करते हो नहीं करते हो? कभी कुर्बानी को हमारी याद करते हैं नहीं करते हैं? अगर आप देश की एक बड़ी पार्टी हो जिसको कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के नाम पर जो आप पूरे देश में कम्युनलिज्म की राजनीति करते हो, कभी आज तक आपने राहुल गांधी के वालिद मोहतरम दीपक जी, मेरे ख्याल में हम लोगों को बात करनी चाहिए जी। पूरा करिए आप अपना सेंटेंस, तब मैं बहस को आगे ले जाऊं। सीपी राय और अमरजीत कौर साहब और करें, दामाद का जिक्र करते हैं, कभी बाप का जिक्र भी करते हैं, कभी दादी का भी जिक्र करते हैं। सीपी राय साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा है यहाँ पे, और सवाल ये है कि क्या वाकई में जलील किया जा रहा है रॉबर्ट वड्रा को बीजेपी की तरफ से? दीपक जी, करीब 20 मिनट का प्रवचन इन दोनों का सुन लिया मैंने। नहीं, प्रवचन तो नहीं था, बड़े हीटेड आर्गुमेंट थे दोनों के। उसका जवाब तो नहीं अफजल साहब दे। नहीं, कोई बात नहीं, तो उससे ज्यादा हीट, उसके ज्यादा हीट इधर से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात यह है कि उनको जलील किया जा रहा नहीं किया जा रहा, ये नहीं अफजल साहब का काम है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो उसका जवाब दें। जो मुद्दा उठा है, मेरी दो बातें कहनी दीपक जी। आदमी जब दूसरे पे एक उंगली उठाता है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं। फिर यह भी देश की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी ये 8-10 हजार करोड़ रुपया, 20 हजार करोड़ जो भी खर्च हो रहा है, हजारों करोड़ रुपया एक चाय बेचने वाले के पास कहां से आया है? वो कहां से खर्च कर रहा है हजारों करोड़ रुपया? अरे वो तो उनकी पार्टी का पैसा है भाई। हेलीकॉप्टर, जहाज, जितना विज्ञापन, वो तो उनकी पार्टी का पैसा है। देश की जनता ये भी जानना चाहती है। राय साहब, वो तो पार्टी का पैसा है, गलत फायर कर रहे हैं। तो साइकिल पर चल रहे हैं, पार्टी का पैसा है, ये सारा देश पैदल चल रहे हैं, ये सारा देश जानता है, ये सारा देश जानता है पार्टी का पैसा क्या। जी, मैं ये कहना चाहता हूं दीपक जी, अरे मित्र सुन लीजिए कैप्टन साहब, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना, 15 मिनट प्रवचन दिया आपने। मैं ये कहना चाहता हूं, ये दोनों ही पार्टियां इस देश के जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। मोदी साहब कभी शेर की बात करते हैं, कभी भैंसे की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। बड़ा अजीब है, जिस आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है, यह 120-25 करोड़ का देश है, बड़ा गौरवशाली देश है। उस देश पर जिसको प्रधानमंत्री बना करके थोपने की कोशिश की जा रही है, उसके स्क्रिप्ट राइटर्स ने और उसकी ब्रांडिंग करने वालों ने धीरे धीरे उनको जोकर सिद्ध करना शुरू कर दिया है। ये वो तमाम बातें कर रहे हैं जिसका इस देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं, इस देश की गरीबी से कोई मतलब नहीं, इस देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, इस देश की शिक्षा, चिकित्सा, इस देश की कृषि नीति से कोई मतलब नहीं, अर्थनीति से कोई मतलब नहीं। जब देश का चुनाव हो रहा है दीपक जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपके प्रवचन का आज के टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। आ भी रहे हो, आपके प्रवचन का आज के टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। इन मुद्दों पर बात करिए। विषय क्या है बहस का? आप मुद्दे पर है नहीं, इन मुद्दों पर बात कर लीजिए, इन मुद्दों पर बात कर लीजिए, पास रखिए, इन मुद्दों पर बात कर लेंगे, मुद्दे पर आप है ही नहीं, इन मुद्दों पर बात कर लेंगे। लेकिन आज के मुद्दे पर आते हैं। अमरजीत कौर जी, क्या वाकई में के भटकाने में देश की जनता को नहीं आने देगी? क्या वाकई में को जलील किया जा रहा है? जिस तरह के आरोप लगे उन पर, उनके बाद देखिए, मैं 2-3 बात नीतियों के बारे में 2-3 बात मैं साफ साफ करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता जो लगातार बोल रहे थे क्रोनी कैपिटलिज्म कर दिया, तो क्रोनी कैपिटलिज्म इन्होंने भी किया और गुजरात में भी हुआ। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी बड़े आरोप लगे थे, तो उनके ऊपर तो बहुत संगीन आरोप थे, क्योंकि बहुत कुछ हुआ था 2002 में और वो सरकार में थे और उनके राज के दौरान हुआ था, इसलिए लोग सवाल पूछेंगे और वो जारी रहेंगे, वो जारी रहेंगे। 1984 वाले बंद नहीं हुए तो ये तो पुरानी बात है, ये कैसे बंद हो जाएगी बात। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, ये प्रवचन देना बहुत अच्छा है कि सबको बड़े अच्छे उदाहरण बनना चाहिए, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा था, उदाहरण तो सबको बनना चाहिए, लेकिन
आपको किसी का विरोध करना है, उसको एक्सपोज करना है, तो उसने राजनीतिक जिंदगी में क्या गलत किया है देश के साथ, समाज के साथ, उस पे कीजिए। उसने अगर इलीगल मीन से पैसा कमाया है, उसके ऊपर एक्शन की बात कीजिए। तो आपको लगता है रॉबर्ट वड्रा ने कमाया नहीं? हम ये समझ नहीं, रॉबर्ट वड्रा ने इलीगल कमाया मीन से होगा, पैसा कमाया है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। अगर इलीगली कमाया है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लीगली कमाया है, आपका क्या स्टैंड है? मैं कैसे कहूंगी? मैं कैसे कहूंगी? आपकी पार्टी का मेरी पार्टी के पास फैक्ट्स होंगे तो मैं बहुत कुछ बोलूंगी। मैं इतना जानती हूँ। आपकी पार्टी के पास कोई फैक्ट्स नहीं है रॉबर्ट वड्रा के बारे में? आपकी पार्टी के पास कोई फैक्ट्स नहीं है रॉबर्ट वड्रा के मुझे बात पूरी करने दीजिए। बात बहुत सीधी है कि उनके ऊपर हरियाणा के सिलसिले में, जमीन के सिलसिले में कुछ किस्से उठे हैं। वो अभी भी केसेस है। वो केसेस आगे जाकर के क्या नतीजे निकालते हैं उससे साफ हो जाएगा कि कहां पर इलीगल हुआ, कहां पर लीगल नहीं हुआ। पर मेरे कहने का मतलब है, कानून के दायरे में जो भी आता है, जिस भी स्वरूप में आता है, उस पर एक्शन होना चाहिए। तो सीधे सीधे अगर कैंपेन होनी है तो एक्शन के बारे में होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानती हूं इतना निचला स्तर कर दिया गया है इलेक्शन कैंपेन का, व्यक्तिवादी बना दिया गया है और उसमें लांछन लगा के सारी डिबेट्स को डिरेल किया जाता है। ये तो मैं भी मानूंगी जिस ढंग के शब्दों का प्रयोग हो। आप ये सिर्फ देखिए कितना तड़प उठे जब सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि मोदी जी ने 3 बार अपने एफिडेविट में इलेक्शंस में अपनी पत्नी का नाम नहीं लिखा और इस बार लिखा। इतने पे ये तड़प उठे कि आप पर्सनल लाइफ पे क्यों बोलते हैं। अभी आपने इल्जाम लगाना है, वड्रा पे लगाइए और उन पे इल्जाम है। हरियाणा के केसेस अभी हैं, जवाब उनको देना पड़ेगा। जो मनी एक्वायर की गई वो कैसे आई, कहां से आई, बताना पड़ेगा। वो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन माँ, बेटा, पति, दामाद, पत्नी, ये जिस ढंग की भाषा का प्रयोग हो रहा है, ये तरीका नहीं है चुनावी प्रक्रिया में जनवादी इलेक्शंस के अंदर इतने डाउन लेवल पे कैंपेन को करना, और वो भी जिसको आप अपना मेन कैंडिडेट समझते हो। इसलिए ये, और दोष दोनों तरफ है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ इनकी तरफ से हो रहा है, दोष दूसरी तरफ से भी आता है। और इसलिए ये जो डाइवर्शन की टैक्टिक्स है, इस डाइवर्शन की टैक्टिक्स में लोगों को गुमा देना, जो अभी एक साथी मेरे से पहले बोल रहे थे, उनके मुद्दों को गुमा देना, ये भी तौर तरीका ठीक नहीं है। ये बहुत निचला दिया गया है इस चुनावी प्रक्रिया का। शायद मैं बीजेपी के प्रवक्ता को अच्छा लगे या बुरा लगे, शायद इनको समझ में आने लग गया है कि अब इनकी साख गिरनी शुरू हो गई। ये फ्रस्ट्रेशन है क्या? आप पर्सनल अटैक्स करेंगे? आप सीधे सीधे जो कहना चाहते हैं वो कहिए, केसेस चाहते हैं वो कहिए। उमा भारती कह रही है ना कि जेल भेजेंगे, बोलिए कि जिसका दोष होगा वो जेल जाएगा, कोई भी हो वो जेल जाएगा। वो इस पार्टी का, उसका हो या मेरी पार्टी का हो, जो गलत करेगा जेल में जाएगा। उसके ऊपर कानून होना चाहिए। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये डिबेट बहुत नीचे गिराई गई है और ये शेमफुल है। जिनको लीडर बना करके आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो इस तरीके की शेमफुल कैंपेन के अंदर इस ढंग से हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है, हम समझते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, नरेंद्र मोदी की भाषा गलत है, ये अमरजीत कौर जी का आरोप है। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी बहन अमरजीत कौर जी कह रही थी कि जब तक किसी के खिलाफ केस चल रहा है, जांच चल रही है, निर्णय नहीं हो जाता है, तो उसको वो दोषी मान करके नहीं चल रही है। लेकिन 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जांच चलती रही, अनुसंधान होता रहा और लगातार जांच में, अनुसंधान में, न्यायपालिका में उनको क्लीन चिट मिलती रही। लेकिन उनको ये कभी क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं थे। उनको प्रथम दृष्टया पहले दिन से ही दोषी मान करके जितने लांछन लगाने का काम हुआ है, शायद ही इतिहास में किसी एक व्यक्ति के खिलाफ इतना दुष्प्रचार नहीं हुआ होगा जितना इन सब लोगों ने मिलकर के मोदी जी के खिलाफ किया है। आज रॉबर्ट वड्रा जी के बारे में वो मामला अभी बंद नहीं हुआ, अभी 1-2 जगह से क्लीन चिट हुई, बंद नहीं हुआ। जैसे 84 बंद नहीं हुआ, 2002 इतनी आसानी से बंद नहीं हुआ। अधिकांश मामलों में, सुप्रीम कोर्ट सब रहते हैं। 7 मामलों में उनको पूरी तरह से क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन इसलिए आप भी गलत बात करेंगे। आज की जो विषय है, रॉबर्ट वड्रा जी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सब अखबार में आया,
सब मैगजीन में आया, सब टेलीविजन के ऊपर दिखाया, लेकिन वो जानकारी ये लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनका इतिहास है, ये कांग्रेस पार्टी की बी टीम बने रहे हैं। और मैं देख रहा हूं पैनल के ऊपर भी एक कांग्रेस पार्टी है, एक सीपीआई जो उनकी हमेशा सहयोगी रही है, दूसरी समाजवादी पार्टी जो 10 साल से कांग्रेस के कुशासन, महंगाई और कहीं और पहुंच गए। आप वद्रा पे आइए ना सीधे, आप वद्रा पे आइए सीधे, यूपीए का पैनल दिखाई दे रहा है। आप वद्रा पे आइए, जो उन्होंने किया है। मैंने सिर्फ बात ये की है, मैंने बात ये की है कि वद्रा का जो कसूर हो, जो इलीगल मीन से कमाया हो, उसके ऊपर भाषा का लोगों को पाकिस्तान भेजना है, क्या सजा दिलवाएंगे, लेकिन उसको ट्विस्ट करना, उसके ऊपर कंक्रीट बात नहीं करना, उसको मोदी जी ने तो कहा रिलेशनशिप। आप तो हम लोगों को सबको पाकिस्तान भेज रहे हैं। देश के कानून के तहत गिरिराज सिंह मोदी जी जी पाकिस्तान भेज रहे होते हुए भी अगर कोई गलत बात होती है, और बड़ी बात कह रहे हैं, वही जांच और अनुसंधान होनी चाहिए। ये हिम्मत और ये साहस तो मोदी जी ने दिखाया है। नहीं दीपक जी, हमें आपको पाकिस्तान जाना है, ये हमें आपको सबको और मिसेस कौर को पाकिस्तान भेजेंगे ये बहुत अच्छे। और इनका कहना भाजपा का यह है, चिंता मत करिए, गिरिराज सिंह कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर लड़ने वाले केवल मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। आप आजम खान की बात नहीं करते हैं और आप मोदी जी की वो बात करते हैं जिनको हमें मालूम है जी को उन्होंने आजम खान, हमें मालूम है कैप्टन साहब, फिर सुनने का मुद्दा रखिए कैप्टन साहब, हम बहुत साफ है। आजम खान हो या अमित शाह हो या गिरिराज हो, कोई भी हो, फिर सुनने का मुद्दा रखिए। अगर हमारी पार्टी से भी कोई गलत बयानी देगा तो हम उस पर भी प्रतिबंध चाहेंगे। मुझको पूरी अपनी ये जमात में भाषा की बात हो रही है, एक मोदी नाम जी की बता भाषा दीजिए नहीं है। जिसने आजादी की लड़ाई में जेल काटी हो। और मैं 1,07,000 लोगों का जिक्र करना चाहता हूँ जिन्होंने आपातकाल में इंदिरा गांधी की तारीफ करके और आपातकाल की तारीफ करके माफी मांगी थी और जेल से बाहर आए थे। लोगों को रोकूंगा। देशभक्ति की बात कर रहे हो गुप्ता जी, क्या आपकी देशभक्ति हमने आजादी की लड़ाई में भी देखी और आपातकाल में भी देखी हुई है। रॉबर्ट वड्रा पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आप लोग जोकर बना के रखिए। आप ये कह पाना बड़ा कठिन है क्योंकि जब हमारा समाज और हमारी राजनीति समाजवादी तरीके से आगे चलती थी, यानी पैसे का अधिक प्रयोग नहीं होता था या होता भी था तो उसको गलत माना जाता था, तब देखने का नजरिया एक अलग था। यानी जैसे कि प्रियंका जी ने इंदिरा जी का जिक्र किया, हर कांग्रेसी प्रियंका में इंदिरा जी को देखता है, मगर इंदिरा जी के समय के मानदंड दूसरे थे। मुझे विद्याचरण शुक्ला जी ने एक बार बताया कि जब वो 1971 के आसपास की बात है, वो केसी पंत और नरसिंहगढ़ के भानुप्रकाश सिंह, ये तीनों राज्य मंत्री होते हुए 5 सितारा होटल में गए और उसकी अगले दिन सुबह जब इंदिरा जी को जानकारी लग गई तो उन्होंने बुलाकर के इनको डांटा कि मंत्री होकर के तुम 5 सितारा होटल जाते हो। मगर आज तो हर मंत्री 5 सितारा से बाहर निकलने में कठिनाई महसूस करता है। तो ये जो अंतर आया है, इसके कारण नेताओं के प्रति, और देखिए घोषित आमदनी न होते हुए भी 7 सितारा जिंदगी बिताते हैं ये लोग, और इसी कारण अन्ना आंदोलन को इतना समर्थन मिला और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अभ्युदय के पीछे भी यही एक कारण है। हमेशा ये कहा गया कि नेहरू परिवार, देखिए मोतीलाल नेहरू जी ने जितना कुछ कमाया था वो आजादी की लड़ाई में नेहरू परिवार ने गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। उसके बाद पंडित नेहरू की लिखी हुई पुस्तकों पर जो उनको रॉयल्टी मिलती है, जिसका अधिकांश हिस्सा प्रियंका जी को जाता है, लेकिन वो रकम इतनी बड़ी नहीं होती है, नहीं हो सकती है कि उससे आप 7 सितारा जिंदगी बिता सके। और यदि आप इतने बड़े परिवार से जुड़ते हैं और उसका कहीं न कहीं आप लाभ लेते हैं, ऐसा मीडिया में या समाज के अंदर ये छवि बनती है, तो फिर हमले सहने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और 5-7 साल के दौरान, यानी 5-7 साल पहले एक संदेश नीचे से आ रहा था कि नेहरू परिवार जो कभी जमीनें नहीं खरीदता था, अब मगर दामाद जी के सहारे ही लेकिन जमीनें खरीदी जा रही हैं। ये शायद इन सूचनाओं को जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंचा नहीं, अन्यथा इन सब आरोपों पर, इन सब उलझनों पर पहले ही नियंत्रण कर लिया जाता। मीम अफजल साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा कहना यह है कि आपका जो टॉपिक है उसके मुताबिक मैं इतना ही कहूंगा कि वाड्रा जी का और एक बिजनेसमैन का डील है, इसमें सरकार कहीं इन्वॉल्व नहीं है, और अगर किसी को तकलीफ है तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, एफआईआर की जा सकती है कोई गलत काम किया है। दूसरी अहम बात मैं बता दूं कि जो डील्स भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ने एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कुछ सनतकारों यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ गुजरात के अंदर की और 1 रुपए गज में जमीन बेची है, उस पर किसी की तवज्जो है?
वो सरकार की जमीनें आवाम की जमीनों को इस सस्ते दामों में बेचने का जिन लोगों ने काम किया है और रातों रात हजारों करोड़ रुपए का घपला कर दिया है, और शायद उसी का असर है कि आज हजारों करोड़ रुपया जवाब नहीं देंगे, खर्च हो रहा है। वही घिसी पिटी बातें करेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। 300 करोड़ का हिसाब हमसे पूछ रहे हैं, वाड्रा जी के ऊपर जवाब नहीं देंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 300 करोड़ का हिसाब हमसे पूछ रहे हैं, अभी तक इन्होंने अपना कोई हिसाब नहीं दिया है। मुद्दे पर रहिए, हमने तो कह दिया आपसे कैसे आए, कहां से बने 1 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए, चीफ मिनिस्टर कौन सा मॉडल था, बात सुन लीजिए, कौन सा ऐसा बिजनेस का फॉर्मूला है, ये देश का नौजवान जानना चाहता है, ताकि देश का नौजवान भी उनकी राह पर चल कर आपके झूठ को इसी प्रकार से अपना देश जानना चाहता है व्यापार को विस्तार दे कितने में बेचा। देश जानना चाहता है गुजरात के नए मॉडल में, जिसको आप पूरे देश में गाते बजाते फिर रहे हो, 10 साल से आपकी सरकार गुजरात बेचा। 10 साल से जवाब देने की जरूरत है। ऑडिटर जनरल के सारे हमसे 300 करोड़। देश जानना चाहता है गुजरात के नए मॉडल में, जिसको आप पूरे देश में गाते बजाते फिर रहे हो, 10 साल से आपकी सरकार गुजरात बेचा। 10 साल से जवाब देने की जरूरत है। ऑडिटर जनरल के सारे हमसे 300 करोड़ का हिसाब मांगने वाले हजारों करोड़ आरोप गुजरात पर आप लगा नहीं सके, एक भी आरोप गुजरात के ऊपर आप सिद्ध नहीं कर सके। लगातार गुजरात के लोगों ने अफजल साहब एक बयान याद दिलाता हूँ आपको संदेश दिया खड़े होकर आपको इल्जाम लगा रहे हैं, जवाब तो है नहीं आपके पास। मीम अफजल साहब है नहीं आपके पास, मीम अफजल साहब है नहीं आपके पास। एक बयान याद दिलाता हूँ आपको, जाति ओछी और घटिया राजनीति कर सकते हो, उसके अलावा आप कम्युनल राजनीति कर सकते हो। देश की जनता को 90% लोगों को आप सर्वाधिक सांप्रदायिक दल अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। देश में वोट बैंक की राजनीति देने वाला दल कांग्रेस पार्टी है। इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति देने वाला दल कांग्रेस पार्टी है। इस देश में कश्मीर को एक प्रकार से पूरी तरह से सांप्रदायिक बनाने वाला दल वो कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण तो आप कर रहे हो मेरे भाई। देश के टुकड़े मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि वाड्रा के मुद्दे पर वापस आया जाए। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा कि हम वाड्रा के मुद्दे पर वापस आए। पाकिस्तान भेजोगे तो तुष्टीकरण किसका कर रहे हो? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर यही बात, क्योंकि ये पूरे देश में सामने आया कि वड्रा ने जब जमीन खरीदी उसको किसने फेवर किया, हरियाणा की गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑफिसर्स के क्या खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, वो सब पता है सबको। अगर इसी चीज को शालीनता से रखा जाता कि उसके जो लैंड डील थी उसमें क्या गलतियां थी, उन्होंने वहां पर किस तरीके से कानून को हाथ में लिया या वहां की सरकार ने उनको मदद पहुंचाई, अगर उस इश्यू को उस ढंग से रखा जाता कि जिसमें आप इंटरेस्ट दिखाते कि जो गलत काम करे उसको प्रोटेक्शन पॉलिटिकल दिया गया, फिर आप पार्टी का नाम लेते, उस पार्टी ने प्रोटेक्शन दिया, समझ में आती। लेकिन जब आप भाषा का प्रयोग करेंगे, उसके मां को लेके, बहन को लेके, बेटा को लेके, दामाद को, उन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इस देश के अंदर लोग इस तरीके की भाषा को कबूलते नहीं हैं। इसलिए कसूरवार व्यक्ति को भी लोग फिर हमदर्दी देते हैं। इसलिए अगर कसूर है तो उस कसूर के ऊपर उंगली उठानी चाहिए, जो उन्होंने क्राइम किया उसके ऊपर उठानी चाहिए, कसूरवार के ऊपर नहीं उठानी चाहिए। कसूर पर ही उठानी, कसूर के ऊपर कसूरवार पे उठेगी। आप ये लॉजिक समझ में नहीं, कसूर पर उठाइए, कसूरवार पर। रॉबर्ट वड्रा दूध के धुले उन्होंने जो किया गलत है। रॉबर्ट वड्रा दूध के धुले उन्होंने जो किया गलत है। आप गलत कह रहे हैं। अगर आप कसूर बताएंगे तो कसूरवार का नाम तो लेना पड़ेगा ना। तो वही तो कर रहे हैं ना। तो नहीं, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। शब्दों का प्रयोग, मैं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, जनता तो इसका आनंद ले रही है, क्योंकि जनता को लगता है कि जो जिन लोगों ने गंदा किया है लेकिन आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे की गंदगी उछालते नहीं है, कोई उछाल रहा है, जनता उसका आनंद ले रही है इस समय। धंधेबाज लोग हैं। मैं दीपक जी, ये धंधेबाज लोग हैं। अमरजीत कौर जी की धंधा बात करते थे वहां भी, उन्होंने और मुझसे धंधा कर रहा है किया पूरे है देश के साथ। मैं एक मजेदार चीज कहूंगा दीपक जी आपसे, जिस कंपनी का जिक्र हो रहा है उस कंपनी को खड़ा करने वाले व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है उसको यदि हम लोग एक बार पढ़ लें तो उसमें किस तरह से राजीव गांधी जी ने आउट ऑफ वे जाकर के जो काम नहीं हो सकते थे उसके लिए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री पर दबाव डाल करके, और हरियाणा के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो काम करना नहीं चाहते थे, मुख्यमंत्री बदलते रहे और उसके बाद काम होते रहे। तो शायद हो सकता है उस कंपनी ने पुराना बदला ही चुकाया होगा
नेहरू फैमिली के वर्तमान नेताओं को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। हो सकता है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मीम अफजल साहब, सवाल यही है कि 1 लाख से 325 करोड़ कैसे बने? मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप अगर 100 बार भी इस झूठ को बोलेंगे तो लोग सच नहीं मानेंगे। आप प्रमाण लेकर आइए, अमेरिका के अखबार का प्रमाण लेकर के आए हैं, आप उसको सबूत के तौर पे पेश करते हैं तो जाइए अदालत में। सर, आप सब लोग पब्लिक लाइफ में, हम सब लोग पब्लिक लाइफ में, पब्लिक परसेप्शन मैटर्स, ये परसेप्शन की लड़ाई है। में क्या है? ये कानून की लड़ाई नहीं, ये परसेप्शन की लड़ाई है। परसेप्शन की लड़ाई तो ये है, परसेप्शन की लड़ाई तो ये है, परसेप्शन की लड़ाई तो ये है कि 90% लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले हैं। परसेप्शन की लड़ाई तो ये है कि पोखरिया कह रहे हैं कि मुसलमानों को किसी मोहल्ले में मकान मत लेने दो। परसेप्शन की लड़ाई तो ये है। इस पर बहस होनी चाहिए ना, इस पर बहस होना चाहिए ना। जिस आदमी पर 3 एनकाउंटर का मुकदमा चल रहा है, जिसको तड़ी पार नहीं किया गया, स्टेट बदर कर दिया गया, ये बहस क्यों कर ली, पूरी रियासत से बाहर निकाल दिया गया, वो इनका इलेक्शन का इंचार्ज है। इनको एतराज ये है, इस पर बहस होनी चाहिए। आपने बहस क्यों कर ली? मीम अफजल साहब हवाला दे रहे हैं शहादत का। इस पर है इस देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने जो योगदान दिया और अजय शहादत का कितना वसूल करेंगे आप देश से, कितना दीपक जी देखिए, इस देश में कभी किसी नेता को जेल नहीं हुई है अवैध संपत्ति कमाने के चक्कर में। यदि किसी एक नेता को भी जेल हो जाती ना, आम जनता को बहुत भरोसा होता इस न्याय प्रक्रिया पर, इनकम टैक्स विभाग पर और एनफोर्समेंट विभाग पर भी। किसी पर जनता को भरोसा नहीं रह गया इस समय, ना सीबीआई पर रह गया है, क्योंकि किसी को सजा नहीं होती है। सारे मुकदमे बड़े बड़े नेताओं के वापस ले लिए जाते हैं, राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, संसद में बहुमत दिखाने के लिए। इसलिए बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जनता इन सब आरोपों को सही मानती है। सीपी राय जी, 1 मिनट, एक सवाल जानना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब आपसे। क्या आज तक करप्शन के लेकर एक भी नेता को जेल हुई है? आय से अधिक संपत्ति के मामले में 65 साल हो गए, लोगों ने अकूत संपत्ति बनाई है। साथ में इनसे पूछिए कि गुजरात के अंदर लोकायुक्ता को काम क्यों नहीं करने दे रहे? उसमें भी आ जाएंगे मैडम, उसमें भी आ जाएंगे। करप्शन की बात आ रही है, केस में हुई है। तमाम नेता जेल जा रहे हैं और अगर ईमानदारी से काम करने दिया जाता है, पिछले 10 वर्षों में न्याय व्यवस्था पे विश्वास है कि नहीं है? दुरुपयोग नहीं किया जाता तो कैप्टन साहब, ये सवाल सीपी राय जी से सरकार चलाई गई। कैप्टन साहब, कभी सपा को, कभी बसपा को, सीबीआई के दुरुपयोग से इनका संसद में मत लिया गया। अगर ईमानदारी से जांच करने दी जाती तो बहुत सारे लोगों को पब्लिक का परसेप्शन है। आप दोनों जवाब दे रहे हैं, आप दोनों जवाब दे रहे हैं। एक मिनट, आप दोनों जवाब नहीं देते ही है। मैं सीपी राय जी से सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, ये पब्लिक परसेप्शन है। सीपी राय जी, संयम थोड़ा, गिराने के नाम पर देश में दंगे कराए। आप बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए, फिर से बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। जवाब नहीं देना चाहते आप, मूल मुद्दे पर बात करना ही नहीं चाहते, आप बाबरी मस्जिद तक पहुंच गए। मेरा आपसे सीधा सवाल है, आज तक आय से अधिक संपत्ति मामले में कौन सा नेता जेल में गया है? वाड्रा के बारे में बात करूं, आज तक आय से अधिक संपत्ति मामले में कौन सा नेता जेल में गया है? आपके नेता भी छूटे उनसे आरोपों में गए हैं। और जब अदालत फैसला करेगी या कोई और सुपर अदालत बन जाएगी, जिस दिन मोदी जी की फांसीवादी सरकार आ जाएगी, उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन और सर्वोच्च न्यायालय बंद हो जाएगा। मोदी जी ने भाषण दिया है कि मेरी सरकार आएगी तो सर्वोच्च न्यायालय को आदेश कर दूंगा। तो जब फांसीवादी सरकार आ जाएगी तब यह न्याय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्या बात बोल रहे हैं न्याय व्यवस्था है, ये इसका दुनिया फैसला आपके न्याय झूठ व्यवस्था को को ही देख रही करने है। दे। क्या बात बोल रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। आपका झूठ दुनिया ने देखा है, कुछ भी बोल रहे हैं आप। कैप्टन साहब, कुछ भी बोले जा आपका रहे हैं। झूठ दुनिया ने देखा है। अरे कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ बात गले से तो उतरे। आपका झूठ मालूम है कि आपने रामचंद्र जी को सीपी बेचा राय है। जी, कुछ बात गले से तो आपका झूठ उतरे। मालूम है कि आपने बात में देश कोई को वजन तो रामचंद्र हो। का मंदिर बनाने का वादा किया था और 6 साल की सरकार में पलट कर नहीं देखा। आपका झूठ मालूम है। चलिए इनसे मंदिर बनवा लीजिएगा, मुझे रुकना है ब्रेक के लिए। और वो पैसे राम मंदिर चलिए इनसे मंदिर बनवाइएगा, आप मुझे रुकना है ब्रेक के लिए रुकते हैं।
तो बड़ी बहस का मुद्दा ये है कि क्या प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को जलील किया जा रहा है, ये प्रियंका का दर्द है या फिर मास्टर स्ट्रोक। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब कांग्रेस से, बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु, सीपी राय साहब समाजवादी पार्टी से, अमरजीत कौर जी सीपीआई से और साथ ही साथ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सीजर्स वाइफ को सभी डाउट से ऊपर नहीं होना चाहिए? देश की पहली राजनीतिक फैमिली को इस तरह के स्कैंडल से ऊपर नहीं होना चाहिए? दीपक जी, स्कैंडल है या नहीं है ये तो जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन जनता की निगाह में यदि 1% भी ये आरोप सच पाए जा रहे हों, यानी जनता को लग रहा हो नहीं कुछ तो सच्चाई है, तो फिर न केवल सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को, प्रथम राजनीतिक परिवार को, बल्कि उसके बाद के जो परिवार हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि वो अधिक तामझाम न दिखाएं जनता के बीच, सादगी से, जैसा कि पहले इंदिरा गांधी रहा करती थी, उस तरह की जीवन शैली यदि अपनाएंगे तो शायद इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अमरजीत कौर जी। देखिए, मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल क्लास एज सच की छवि बहुत खराब हुई है हिंदुस्तान में, क्योंकि जिस तरीके का कल्चर अपनाया गया है, जिस तरीके से रातों रात से बढ़ते हैं, जिस तरीके से इलेक्शन खर्चा बढ़ता है या फैमिली मेंबर्स का बेनिफिट्स उठा के बढ़ता है, इसलिए जनता के बीच में ये सोच, ये परसेप्शन है कि ऐसा हो रहा है और उसके लिए एंग्विश भी है। इसीलिए अगर सही मायने में संजीदगी से इस गंदगी को हम धोना चाहते हैं तो इसको पर्सनल स्क्वबल या पर्सनल इंसल्ट्स के रूप में ना रखें। ईमानदारी से जहां जो करप्शन है उस कसूर को जब जताएं तो कसूरवार का नाम उस कसूर से रिलेटेड लेके बेशक जताएं जो करना पड़ेगा, पर उसको पर्सनलाइज लेवल से, व्यक्ति के लेवल पे, फैमिली के लेवल पे अगर आक्षेप करते हैं तो जो सच आप कहना भी चाहते हो उसको फिर आप कह नहीं पाते हो, उसका तो ऐसे ही नेगेटिव आएगा जिस तरीके से प्रियंका ने आज जवाब दिया। इसलिए वड्रा की जो गलतियां भी होंगी प्रियंका के इस जवाब से, उससे वड्रा को ही बेनिफिट है ना, उन गलतियों के छुपने का ही बेनिफिट निकलेगा ना। तो इसलिए हम ये समझते हैं, मैं फिर से कहूंगी, आप 300 आपने कहा कि कसूरवार को क्यों बचा रहे हो, हम किसी कसूरवार को 300 करोड़ कमाओ, एक स्टेटमेंट दिलवा और बच जाओ। 300 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, हम किसी को बचाना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी कि देश की सियासत में चुनाव बहुत बड़ा दंगल होता है, सारी जनता की नजर उस पर होती है, लेकिन जिस तरीके से छीटा कसी पर्सनलाइज लेवल पे चुनाव की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावों में, ये बहुत गलत है। ये अच्छा उदाहरण नहीं पेश हो रहा है। अच्छा उदाहरण नहीं पेश हो रहा है। सीपी राय साहब, आप क्या कहेंगे? क्या प्रथम परिवार को इन तमाम झमेलों से ऊपर नहीं होना चाहिए? प्रथम परिवार हो या दूसरे परिवारों, दूसरी पार्टियों के प्रथम लोग हो या द्वितीय लोग हो, जो भी प्रमुख लोग हैं, सारे ही लोगों को उससे ऊपर होना चाहिए। प्रथम परिवार हो या दूसरे परिवारों, दूसरी पार्टियों के प्रथम लोग हो या द्वितीय लोग हो, जो भी प्रमुख लोग हैं, सारे ही लोगों को उससे ऊपर होना चाहिए और सारे लोगों को सारी बात की जवाबदेही होनी चाहिए। उनके कर्म की भी होनी चाहिए, उनके करप्शन की भी होनी चाहिए, उन्होंने जो वादे किए उसको पूरे किए या नहीं किए उसकी भी होनी चाहिए, जो मुद्दे उठा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उसकी भी होनी चाहिए। ये सारी चीज, समग्र चीज पर अगर चर्चा होगी और समग्र चीजों की अगर जवाबदेही होगी तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर ये शेर भैंसे छोटी छोटी बातों पर होगी और इन पर जवाब देना है तो ये लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का काम है। जबकि दीपक जी, एक बात जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा, सुन लीजिएगा। जिस तरह से वोटों का प्रतिशत बढ़ रहा है और जनता शामिल हो रही है, मजबूत करना चाहती है, उसको अगर बहुत शिकायत होती नेताओं से तो वो वोटिंग परसेंटेज नीचे आ जाता, वो बढ़ता नहीं। उसकी लोकतंत्र में उसका विश्वास है, इसीलिए जनता वोट डाल रही है। एक नौजवान ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको वोट डालने का मौका नहीं मिला। ये सबक है हम लोगों के लिए। लेकिन ये सही है कि अगर हम लोग राजनीतिक छवि नहीं बनाएंगे और छवि के साथ साथ कर्मों का हिसाब नहीं देंगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इतनी तुच्छ स्तर की अगर बातें करेंगे तो लोकतंत्र के साथ साथ पूरी राजनीतिक बिरादरी के खतरा है। पूरी राजनीतिक बिरादरी पर खतरा है। मीम अफजल साहब, आपको नहीं लगता कि प्रथम परिवार को इस तरह की तमाम चीजों से ऊपर होना चाहिए? मैं समझता हूं कि हर परिवार को होना चाहिए और गांधी परिवार इससे ऊपर है। तभी इतनी तकलीफ की बात प्रियंका जी ने की है। उनको लगता है कि झूठे किस्म के आरोप लगाए गए हैं और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर्सनल राजनीति कर रही है, पर्सनल ओछे वार कर रही है। इसलिए उन्होंने अपनी तकलीफ को आज देश के सामने रखा और ये बिलबिला रहे हैं उससे।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये सोचता हूं, मैं ऐसा कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी राजनीति को और निचले दर्जे पर ले जाएंगे तो जवाब में फिर हमको भी वो राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा जिसके लिए हम जाना नहीं चाहते। मसलन तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे पर्सनल मामलात उठाए जा सकते हैं जिसका जवाब इनके पास बहुत मुश्किल से नहीं मिलेगा। मैंने अभी एक नाम लिया था और आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि बोल रहे थे कि हमने 10 साल में बड़ी लूट मचाई है। इन्होंने 6 साल में जो लूट मचाई थी, तो आप दीपक जी बहुत गवाह हैं उस दौर के बड़ी अच्छी तरह से। मैं एक ही नाम लूंगा, इनके बहुत बड़े नेता थे, आज हमारे दरमियान में नहीं, मेरे साथी थे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। मैंने उनकी एंट्री भी देखी और उनकी हालत भी देखी, और जब वो नहीं रहे उस वक्त उनकी क्या स्थिति थी ये भी बताने की जरूरत नहीं है। प्रमोद महाजन साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त थे और मेरे साथ उन्होंने पार्लियामेंट में काम किया है। एक नाम गिनाना ही काफी है और दीपक जी आपसे ज्यादा इसको कोई और नहीं जानता। कैप्टन अभिमन्यु, क्या कहेंगे आप? मीम अफजल साहब ने जिस बात का जिक्र किया मैं उस पर जरूर कहूंगा कि 10 वर्षों तक इनकी सरकार केंद्र में थी। अगर एनडीए के शासनकाल में एक भी कोई छोटी सी कमी होती तो सुई की नोक के बराबर भी होती, तो इन्होंने जितना एक माइक्रोस्कोप लेंस के तहत अनुसंधान करते हुए एनडीए के क्रियाकलापों की जांच करने की कोशिश की है, तो ये किसी को बख्शने वाले नहीं थे। एनडीए का 6 साल का शासनकाल अपने आप में देश का स्वर्णिम काल है। दूसरा, आज ये बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि यथा राजा तथा प्रजा है। अगर आज देश में राजनीति के इस प्रकार से छवि धूमिल हुई है और राजनीति के संस्कार में भ्रष्टाचार प्रभावी हुआ है, उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार अगर कोई है तो इस देश में राजनीति में भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस ने शुरुआत की है। और कांग्रेस में भी आज स्पष्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे परत दर परत चीजें खुलती चली जा रही हैं और वो आंच शीर्षस्थ लोगों के ऊपर पहुंचती जा रही है। हाथ धोना चाहते हैं, अच्छा ये हो मीम अफजल साहब, अच्छा ये हो, देश को आश्वस्त करें कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। आप बड़ा हो और शीर्ष स्थानों पर बैठे हुए लोग इस बात को प्रमाणित करें और साबित करें कि शुचिता और पारदर्शिता के उच्च मानदंडों का वो पालन करते हैं और देश की 125 करोड़ गंगोत्री की गंगा में आप जो नहा रहे हो इलेक्शन में और पब्लिसिटी पे 10,000 करोड़ रुपया आप ब्लैक मनी खर्च कर रहे हो, इसका भी कोई हिसाब है आपके पास? ये सुन नहीं पा रहे हैं। लगाने से पहले अपने गरबान में तकलीफ हो रही है, लेकिन कैप्टन एकदम पूरी टीम कांग्रेस ए टीम और बी टीम और सी टीम मिलकर के गलत बात बोलेंगे तो तकलीफ तो होगी ना, और विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत बात बोलेंगे तकलीफ होगी भाई। इससे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जनता आपकी बौखलाहट को देख रही है, व्यवधान डालेंगे, जनता समझ रही है, जान रही है। करप्शन की गंगोत्री तो हमने शुरू की, हमारे ऊपर इल्जाम है। आप तो करप्शन की गंगा में नहा करके आज पूरे देश को निहाल कर रहे हो। उनका विभाग बदल के जॉर्ज फर्नांडिस को क्यों किया गया? अभी तो आपकी सरकार नहीं आई जो 10,000 15,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। सब जानती है ये जनता वाकई में यही पे रोकूंगा। जानती है जो आपका एडवर्टाइजमेंट का बजट है उसे भी जनता जानती है। सरकार में पहले चलिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। यहीं पर मैं इस बहस को रोकूंगा। इंडिया न्यूज पर आपने देखा कि किस तरीके से डिफेंड कर रहे थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को। वाकई ये प्रियंका का मास्टर स्ट्रोक था या वाकई प्रियंका गांधी और उनके परिवार को जलील किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा जरूर बनाया है, लेकिन ये मुद्दा क्या लोगों को मतदान केंद्र तक खींचकर ले जाएगा और क्या ये मुद्दा वोट में तब्दील हो पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस तरह की भावुक अपील की है, उससे भाजपा के नेता एक बार सोचने पर मजबूर होंगे कि इस मुद्दे को एक बार फिर से उठाया जाए या नहीं। बड़ी बहस में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।